गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 में लूपिंग स्ट्रक्चर एवं अन्य डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम मूलतः कंबाइंड रूप से कंट्रोल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब ये इस प्रकार के स्टेटमेंट या फिर ऐसे लॉजिक होते हैं, स्टेटमेंट लॉजिक या फिर स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या उसके फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, जैसा आपको बताया गया है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो उसी ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा गया होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा तो जो पहली लाइन है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और जो सबसे आखिरी वाली लाइन है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम का फ़्लो होगा वो टॉप से बॉटम होगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं कि पहली लाइन में, तीसरी लाइन में, पांचवी, इस तरह से। ये तब होगा जब आप उसके फ़्लो को एक्सटर्नली मैनेज करिए, कंट्रोल करिए। तो प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म होगा। जैसे मान लो अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर भाई की शादी हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। या फिर अगर आज अच्छा टिफ़िन नहीं मिला, यदि इफ़ कहीं का डिसीज़न आया कि आपको कोई फ़ैसला लेना है या कोई आपको डिसीज़न मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोग्राम के फ़्लो को मैनेज करेंगे। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लिखे गए स्टेटमेंट्स के अनुसार होता है, यानी जो आपने लिखा है कोड उसी के अनुसार होगा, अर्थात जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में उनका एग्जीक्यूशन होता है। प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए सी में डिसीज़न मेकिंग, अच्छा डिसीज़न मेकिंग मतलब फ़ैसला लेना हो। जब भी कहीं प्रोग्राम में, देखिए प्रोग्रामिंग हम किस लिए करते हैं कि रियल वर्ल्ड की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है, तो हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा काम आसानी से हो सके। तो वो रियल वर्ल्ड ही तो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हो सकता है कभी कभी हमें डिसीज़न मेकिंग का निर्णय लेना पड़े। जैसे मान लो अगर आपका कोई वोटिंग का पोर्टल बनाया गया है जिसमें आपको चुनाव में मतदान करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो अगर कोई ऐसा वोटर आता है जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, तो क्या उसे वोट देना चाहिए? नहीं दे सकता। तो ये सारे जो डिसीज़न मेकिंग कॉन्सेप्ट हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तो इसमें आपको इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और फिर आपका लैडर इफ एल्स, स्विच इत्यादि आते हैं। दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या एक ही स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो या तब तक एग्जीक्यूट कराना हो जब तक कि हमें जो डिज़ायर्ड, जो वांछित आउटपुट है वो प्राप्त ना हो जाए। तो लूप मतलब एक ही काम का बार बार होते रहना। लूपिंग स्टेटमेंट्स का तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिसीज़न मेकिंग और लूपिंग स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट, दोनों को हम कंबाइंड रूप से कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की सहायता से हम प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। शर्त मतलब कोई कंडीशन। ऐसा पिताजी ने आपसे कहा कि यदि आप एग्ज़ाम में 100% या फिर 95% मार्क्स लाओगे तो आपको एक नया मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको 95% मार्क्स एग्ज़ाम में लाना होगा। यहाँ पे कोई दूसरा अन्य कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है, इफ़। यदि आप एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाओगे तभी पिताजी आपको आपके मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करेंगे। तो आपको मोबाइल फ़ोन कब मिलेगा? जब आपके एग्ज़ाम में 95% आएंगे। तो इफ़ ब्लॉक के स्टेटमेंट, अब इफ़ कंडीशन चेक होगा तो इफ़ हम ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक मतलब जो कंडीशन है इफ़ ब्लॉक का, उसको पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा देखिए, 3 चीज़ें हैं, 3 तरह के हम यूज़ करते हैं। 3 तरह के हम पैरेंथेसिस को ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। इसे हमेशा हम किसी मेथड के या फंक्शन के बाद लिखते हैं। ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट होता है,
जिसके अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के बारे में लिखते हैं, जैसे हैज़ इंक्लूड लिखने के बाद studio.h, conio.h, math.h, स्टैंडर्ड library.h, ठीक है। और एक होता है करली ब्रैकेट, जिससे हम किसी भी लॉजिक का ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो उस पर्टिकुलर लॉजिक पे निर्भर करेगा, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे लूप हो, चाहे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो, चाहे कोई अन्य। तो ये 3 बेसिक आपके ब्रैकेट हो गए। तो हम बात कर रहे थे इफ़ स्टेटमेंट की। तो यदि आपने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स, यानी कि जो आपका कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी आपको सेल फ़ोन मिलेगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं। तो यह एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज़ किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, तथा स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब कंडीशन ट्रू हो। याद रखिएगा, इफ़ अगर केवल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो, इफ़ ब्लॉक का, तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्टेटमेंट आपका जो कंडीशन जो है वो आपका ट्रू हो। इसे लिखने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपको स्टार्टिंग में 32 कीवर्ड बताए गए होंगे सी में, उसमें से एक इफ़ है। तो इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ़, उसके बाद जो भी कंडीशन आपको रखनी हो वो कंडीशन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट, इस तरीके से स्टेटमेंट ब्लॉक। ये एक सिंटेक्स है केवल इफ़ ब्लॉक का, पूरी प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डेटा फ्लो चार्ट किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कंडीशन चेकिंग होती है। हमने कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स का कोई छा ही नहीं, ठीक। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए किस तरह से, मतलब ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे मान लिया हमने कि इफ़ किसी का एज क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे डेटा मेमोरीज होते हैं जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करते हैं। तो इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन प्रिंट ऑफ यू आर यंग। तो जब एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो अगर 18 से कम होगी तो एज किस प्रकार का डेटा टाइप होगा, इंट होगा या लॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, पूर्णांक संख्या है, तो इंटीजर डेटा टाइप होगा। फिर एज के अंदर जो वैल्यू होगी अगर वो 18 से कम होगी तब ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यू आर यंग, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा है, मान लीजिए अगर x के अंदर आपने, यहाँ पर भी x जो है एक इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 10 से। तो यदि x का जो मान है, यानी x के अंदर 10 होगा, इफ़ x इज़ इक्वल टू 10, यदि x 10 के बराबर है तभी ये आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैसेज आपका प्रिंट होगा हाय। अगर ये नहीं है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसे हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हैज़, देखिए प्रोग्राम है आपका जिसमें हम एक नंबर की ऑड या इवन होने की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h, जहाँ से आपके प्रोग्राम की शुरुआत होती है। इसी के अंदर सभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डिक्लेयर होते हैं। फिर आपका मेन मेथड, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके अंदर हमने एक नंबर डिक्लेयर किया है 0, एक इंटीजर टाइप हमने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। इनिशियलाइज़ है, अभी इसमें वैल्यू बाद में आप भर सकते हो। हमने क्या किया, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके एक मैसेज प्रिंट कराया कि जो यूज़र है वो एक नंबर इंटर करे, कोई भी नंबर, जैसे आप चेक करना चाहते हो कि वो ऑड है या इवन। फिर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब यूज़र कोई इनपुट देगा तो हमें उसे रीड भी तो करना होगा। तो जब भी कीबोर्ड से अगर कोई इनपुट लेना होता है तो स्कैनफ फंक्शन, और फिर स्कैनफ फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला उस फॉर्मेट, उस वेरिएबल का फॉर्मेट जो डेटा आप कंप्यूटर्स यूज़र से ले रहे हो, और दूसरा उस वेरिएबल का नाम जहाँ पे यूज़र द्वारा प्रदान किए गए डेटा को आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो फिर हमने चेक किया कि जो आपने नंबर मान लो कोई वैल्यू ले ली है, फिर आप चेक करोगे कि इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2, यानी आप अगर मॉड्यूलस मतलब होता है रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी आपने नंबर को 2 से अगर भाग दिया तो रिमाइंडर अगर 0 है, ऑड इवन का यही कंडीशन होता है, यदि आपकी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह सम है, अन्यथा विषम। तो यदि ये नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, जो भी नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था आपका इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद हम इफ़ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो हमने इफ़ स्टेटमेंट को देख लिया है। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। देखिए, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करना, यानी कोई पर्टिकुलर टास्क तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, यानी कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो किसी कंडीशन की सत्यता पर निर्भर करेगा। हमने एक बेसिक इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है। तो इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट में और इफ़ में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, क्यों हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। देखिए, इफ़ स्टेटमेंट में क्या था कि यदि पिताजी ने मुझे मोबाइल दिलाया तो मैं पढ़ाई करूँगा। यदि पिताजी ने मोबाइल दिलाया तो मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि यदि अगर पिताजी ने मोबाइल नहीं दिलाया तो क्या करेंगे आप, इस बात का कहीं जिक्र नहीं है इफ़ स्टेटमेंट के द्वारा। लेकिन यदि आप इफ़ और एल्स दोनों के साथ काम कर रहे हैं तो यदि पिताजी ने मोबाइल दिलाया तो आप पढ़ाई करेंगे और एल्स में नहीं तो काम करेंगे या फिर कुछ भी, ठीक है। तो जहाँ पर हम किसी कंडीशन के ट्रू होने पर तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही साथ अगर कंडीशन फॉल्स हो तब क्या होगा, इस विषय में भी जहाँ जानकारी मिले वहाँ पर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ एक सिंगल कंडीशन के लिए दो ऑपरेशन, यानी एक जब ट्रू होगा कंडीशन तब, एक जब फॉल्स होगा तब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यह इफ़ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन होता है, यानी जो अभी आपने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा है उसका ही एक विस्तारित रूप है। इसकी सहायता से हम दो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक कंडीशन के ट्रू होने पर, एक कंडीशन के ट्रू होने पर। ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं सिंटेक्स कैसे होता है। तो इफ़ और ये हमारा आपका इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं और कंप्यूटर साइंस में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इफ़ और इस पैरेंथेसिस के अंदर वो कंडीशन जिसे हमें चेक करना है और उसके बाद करली ब्रैकेट से ब्लॉक की शुरुआत होती है। जो कोड एग्जीक्यूट होगा तब जब इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू होगा, और उसके बाद वो ब्लॉक क्लोज़ करने के लिए करली ब्रेसेस क्लोज़। उसके बाद से हम एल्स का कीवर्ड का यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन, फिर वो कोड जो एल्स कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा, करली ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो कीवर्ड इफ़ और एल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोग्राम की शुरुआत होती है और कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम्पल जो है ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम का एक हिस्सा है, ठीक है। प्रोग्राम का एक हिस्सा है या वह हिस्सा है जहाँ पर इफ़ और एल्स को समझाया गया है। जैसे हमने मान लिया इफ़ x इज़ इक्वल टू 10, x कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर हम चेक करते हैं कि यदि उसके अंदर की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है तो आपका मैसेज प्रिंट होगा कि प्रिंट होगा क्या, x इज़ इक्वल टू 10। यदि ये x के बराबर 10 के नहीं है तब क्या होगा, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 10। इस तरीके से आपका मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और एक बात का ध्यान रखिए सदैव, जैसे आपने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लिखा है, जैसे यहाँ पर आपने ये इफ़ स्टेटमेंट लिखा है तो उसके बाद एक करली ब्रैकेट का यूज़ किया है इफ़ ब्लॉक को लिखने के लिए, और करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज़। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, यदि इफ़ के बाद इफ़ ब्लॉक में यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसमें केवल एक लाइन का स्टेटमेंट हो, ठीक है। यदि एक लाइन का स्टेटमेंट हो इफ़ के बाद और एल्स के बाद, दोनों के बाद, तो उसके लिए आपको करली ब्रैकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इफ़ x इज़ इक्वल टू 10, प्रिंट ऑफ x इज़ इक्वल टू 10, एल्स प्रिंट ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, हमने आपको इसका फ्लो चार्ट बताया, इसका सिंटैक्स बताया, लॉजिक बताया। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम किस प्रकार से इसको
इंक्लूड करते हैं। तो प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले आपको बताया है कि हैज़ इंक्लूड studio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं studio.h। इसके अंदर सभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। .h इसलिए क्योंकि यह हेडर फाइल है, इसके बिना आप अपने प्रोग्राम में ये printf और scanf फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सभी जो है उसी के अंदर डिफ़ाइन होते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है, इनकी प्रोसेसिंग क्या है। ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शन की तरह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंटीजर मेन, यहीं से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है नंबर, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। फिर हम क्या करते हैं कि हम यूज़र से नंबर इनपुट करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर नंबर। तो आपके कंसोल पर, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें लिखा होगा इंटर नंबर। फिर हम स्कैनफ की वर्ड की फंक्शन की सहायता से जो भी यूज़र हमें कीबोर्ड से इनपुट देगा उसको प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि जो आप नंबर ले रहे हो वो इंटीजर नंबर होगा, इसलिए %d। यदि कोई और नंबर होता फ्लोट टाइप का तो %f या फिर कोई अन्य लेते हैं। और एम्परसेंड नंबर, याद रखिएगा स्कैनफ फंक्शन में हमेशा एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ होता है। एम्परसेंड ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, यानी यह नंबर के एड्रेस पे उस वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, चेक किया कि जो आपने नंबर लिया है मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो हमेशा क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ हम शेषफल निकालने के लिए करते हैं। तो इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2 = 0, यानी कि नंबर को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 0 है। अगर किसी संख्या को 2 से भाग देने पे नंबर 0 हो, शेषफल 0 हो, तो वो संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है। और यदि 0 ना आए तो संख्या कैसी होती है, विषम संख्या होती है। तो उसी प्रकार अगर मॉड्यूलस 2 = 0 तो क्या प्रिंट होगा कि जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है। और अन्यथा वो नंबर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। रिटर्न 0 आप चेक कर सकते हो। कोई भी नंबर जैसे 6 आपने टाइप किया तो 6 कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, ये था आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फिर स्ट्रक्चर। अब हम इफ़ एल्स, पहले इफ़ पढ़ा फिर इफ़ एल्स पढ़ा, अब हम नेस्टेड इफ़ एल्स की बात करते हैं। नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है, यानी इफ़ के अंदर इफ़ ब्लॉक। तो प्रोग्राम में कंडीशन का यूज़ एक सीरीज़ के रूप में करने के लिए नेस्टेड स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊँगा, यदि बारिश होगी तो स्कूल जाऊँगा। पहला कंडीशन यदि बारिश होगी तो स्कूल जाऊँगा, फिर इफ़ के अंदर बारिश होगी तो स्कूल जाऊँगा। तो यदि बारिश होगी तो अम्ब्रेला होना चाहिए, छाता या रेनकोट होना चाहिए, तब स्कूल जाऊँगा। फिर उसके बाद कोई छोड़ने के लिए गाड़ी से जाए, ट्रांसपोर्ट से जाए, जिससे कपड़े गंदे ना हो। तो कई सारे कंडीशंस की सीरीज़ अगर आप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। जैसे इसका सिंटेक्स देख लीजिए, इफ़ ब्लॉक है, कोई कंडीशन आपने चेक किया, उसके बाद फिर कंडीशन ट्रू होने पर फिर आप उसके अंदर फिर से कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ कंडीशन, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम, आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो मेन गेट पर सेंटर पर एडमिट कार्ड चेक होता है कि क्या जो आपका सेंटर है वो इसी कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, वो चेक हो गया। फिर उसके बाद आप अंदर जाते हो तो फिर आपके रूम में भी चेक होते हैं कि क्या आपका जो रोल नंबर है वो उसी रूम में है कि नहीं है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर इफ़ हुआ वही, तो नेस्टेड। तो इसी प्रकार से जो दैनिक जीवन की समस्याओं का हम समाधान ही करते हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से, तो ऐसे लॉजिक को हमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इफ़ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो फिर से हम उसके अंदर दूसरा कंडीशन को चेक करेंगे, और एल्स ये इस कंडीशन के अंदर का एल्स है। और इसके बाद अगर यदि पहला वाला इफ़ कंडीशन गलत है तो हमारा क्या होगा, इस बात को समझाया गया है। इस चीज़ को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले आपने कोई कंडीशन चेक किया, अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर फिर हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, और वो ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो कुछ होगा। और मान लीजिए आपका पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक प्रोग्राम देखिए जिसमें आपको इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स को समझाया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया, हैज़ इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन। यहाँ पे हमने नंबर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम आई है, और उसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर ली। इसके साथ साथ हमने एक नंबर टाइप का भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया, फिर उसको स्कैनफ फंक्शन से हमने कलेक्ट किया। फिर हम चेक करते हैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करके क्या वो नंबर 10 के बराबर है। इफ़ तो नंबर 10 के बराबर है पहला चीज़, तो चेक कर लिया अगर है तो। फिर उसके बाद इफ़ उसके अंदर फिर से हमने कंडीशन लगाई, चेक किया, और वो सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार से अगला इसी में एक आता है लेडर इफ़ एल्स। लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी के नुमा। कैसा, सीढ़ी नुमा। तो यह इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक एक्सटेंशन होता है। ये भी
एक दूसरे का विस्तारित रूप ही हैं। इसका यूज़ हम ऐसी परिस्थितियों में करते हैं जब कई सारे विभिन्न कंडीशंस के लिए मल्टीपल केसेस को परफॉर्म करना होता है। इसमें यदि एक कंडीशन ट्रू होता है तब इफ़ ब्लॉक में डिफ़ाइन किए गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, अन्यथा किसी अन्य एल्स इफ़ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और अंत में यदि कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तब ये एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको आप सिंटैक्स के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हमने इफ़ ब्लॉक के अंदर कोई कंडीशन चेक किया, वो कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ़ देखिए जैसे यदि जैसे आपने अपने पापा से कहा कि यदि आप एग्ज़ाम में मुझे अच्छे नंबर लाने पे कार दिलाएंगे या फिर बाइक दिलाएंगे तब मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। इफ़ तो सबसे पहली बात होगी आपने कहा कि बाइक दिलाने पे पढ़ाई करेंगे। अच्छा, फिर आपका मन थोड़ा बदला, आपने कहा कि नहीं ऐसा है कि यदि आप बाइक तो दिलाएंगे तो ठीक है, नहीं दिलाएंगे तो चलिए कम से कम एल्स इफ़ यदि आप एल्स इफ़ के अंदर यदि आप मोबाइल फ़ोन में दिला देंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। उसके बाद फिर भी आपने फिर और सोचा कि चलिए अच्छा मान लीजिए मोबाइल पे भी यदि पिताजी अगर नहीं माने तो आप कहेंगे ऐसा है हमको कि साइकिल ही दिला देंगे अगर तब भी हम पढ़ लेंगे एल्स इफ़, ठीक है। और पिताजी तब भी ना माने अगर तो फिर आप कहेंगे ऐसा है एल्स हम पढ़ेंगे ही नहीं। फिर आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक, यानी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। यदि पिताजी किसी शर्त पे ना माने तब क्या करेंगे, ठीक। इसको आप एक डायग्राम, इसका फ्लो चार्ट इस तरीके से है और मैं इसको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ आपका। इसमें वो डायग्राम मिसिंग है, आप इसी को समझिए। सबसे पहले क्या होगा, इफ़ आपका कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक होगा एल्स इफ़ ब्लॉक का, फिर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो अगला चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगला स्टेटमेंट चेक करेंगे। और अगर सब में नहीं सारे कंडीशंस चेक करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर जो डिफ़ॉल्ट होगा यानी जो एल्स ब्लॉक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसको प्रोग्राम के माध्यम से देखिए। हैज़ इंक्लूड इंटीजर मेन इंट नंबर इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू और डबल इक्वल टू इन दोनों अलग अलग ऑपरेटर हैं, इसके बारे में जानिए। ये इक्वल टू और ये दोनों अलग अलग, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। जैसे a बराबर 5, ठीक है, इसका मतलब है कि आप a में 5 स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। a में 5 को आप असाइन कर रहे हैं, a को आप 5 असाइन कर रहे हैं या a को आप 5 प्रदान कर रहे हैं। और a इक्वल टू 5 का मतलब है कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो 5 के बराबर है या नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने नंबर को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, यानी 0 उसको असाइन किया है। फिर हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि इंटर नंबर, यूज़र नंबर कोई इंटर करेगा, फिर उसको कंडीशन को हम चेक करेंगे। इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 10, प्रिंट एफ नंबर इज़ इक्वल टू 10, एल्स इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 50, नंबर इज़ इक्वल टू 50, एल्स इफ़ 100 नंबर, और ये सब नहीं होता तो एल्स नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। देखिए स्विच स्टेटमेंट एल्स इफ़ का ही एक मॉडिफाइड स्वरूप है। देखिए एल्स इफ़ में क्या था कि आपको कई सारे एल्स इफ़ ब्लॉक बनाने पड़ते थे, जिससे आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाता था, ठीक। अगर आपके पास 100 केसेस हैं, 100 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए 100 कोड लिखने पड़ेंगे, 100 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 100 इफ़ स्टेटमेंट। उससे बेहतर है कि आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करिए। जो कंडीशन ट्रू होगी प्रोग्राम का फ्लो अचानक अपने आप वहीं पर पहुंच जाएगा। प्रोग्राम में इफ़ एल्स अथवा एल्स इफ़ स्टेटमेंट का नेस्टेड रूप काफ़ी जटिल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर स्विच होता है। इसे मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक शर्त के लिए अनेक मानों का विकल्प दिया जाता है। जैसे ऑप्शन होता है ना A B C D 4, और इसके लिए स्विच कीवर्ड का यूज़ किया जा सकता है। स्विच स्टेटमेंट को भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर ही कहते हैं, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग होते हैं। कैसे होते हैं? डिसीजन मेकिंग के द्वारा आपका प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक। कैसे? सबसे पहले स्विच कीवर्ड, देखिए इसका लिखने का तरीका देखिए कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। स्विच लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाया जैसे इफ़ का बना देते हैं, और इसके अंदर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जिसके सही होने पर आपकी जो भी केस होगा वो एग्जीक्यूट होगा।
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और हम कई सारी केस वैल्यूज़ बनाते हैं। केस ये कीवर्ड है, फिर वैल्यू 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर ये मेट होता है तो यानी ऑप्शन ए सही है तो ये, ऑप्शन बी है तो ये, सी है तो ये, डी है तो ये, और कुछ नहीं है तो उसके लिए ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे जो स्विच एक्सप्रेशन है, ये इसका टाइप हमेशा इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए, कोई फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव संख्या नहीं, या तो पूर्ण संख्या या फिर कोई कैरेक्टर होना चाहिए। केस वैल्यू कांस्टेंट के रूप में एक इंटीजर अथवा कैरेक्टर का यूज़ होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो केस वैल्यू 1 लिखे हैं तो या तो यहाँ पे लिख सकते हैं A B C D, या फिर लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक, ये आपका है ऐसा फ्लो चार्ट स्विच स्टेटमेंट का। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ दिख रहा होगा आपको ब्रेक, ये ऑप्शनल होता है। इसको लगाने से फ़ायदा ये है कि यदि आपका प्रोग्राम मान लीजिए पहला ही कंडीशन मैट हो गया तो उसके बाद अगला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहीं से प्रोग्राम का फ्लो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन आपने जो भी डिफ़ाइन किया है उस एक्सप्रेशन को प्रोग्राम में ढूंढा जाएगा। तो केस 1 बनाया हमने, अगर केस 1 मैच हो गया तो उसका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और वहीं से प्रोग्राम ब्रेक होके वापस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये केस 1 अनमैच्ड रहा, यानी कि मैच नहीं हुआ, तो केस 2 को भी मैच करेंगे। अगर केस 2 मैच है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर वो ब्रेक। इसी प्रकार से केस 3, केस 4 और केस n केस तक चलता रहेगा। मान लीजिए आपने जितने केसेस डिफ़ाइन किए थे सब नहीं चला, तो उसके बाद क्या होगा कि लास्ट में आपका डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से समझते हैं, ये देखिए। जो आपका एक्सप्रेशन था, मैंने आपको उसके लिए कुछ नियम बताए हैं। तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इंटीजर हो सकती है, कैर हो सकती है, लेकिन फ्लोट नहीं हो सकती है। तो ये बता रहा है कि वैलिड स्विच क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इनवैलिड क्या है। तो स्विच के अंदर आप देख लीजिए, अगर आपने x रखा हुआ है तो ये वैलिड है, x इज़ ग्रेटर देन y वैलिड है, लेकिन x क्या है यहाँ चेक कर लीजिए, x इंटीजर है और f क्या है, फ्लोट है। तो स्विच के अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, स्विच के अंदर इंटीजर प्लस फ्लोट नहीं चलेगा। ठीक, इसी प्रकार से केस की जो वैल्यू होगी वो या इंटीजर होगी या कोई लेटर होगा, कोई दशमलव नहीं चलेगा। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है केस को, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया है। अगले लेक्चर में हम लूपिंग स्ट्रक्चर और कुछ उसके कीवर्ड्स, गो टू, जंप कीवर्ड्स कहते हैं उनको, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक इत्यादि के बारे में देखेंगे। और 3 लूप आपके, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने PDF आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो PDF के माध्यम से आगे की चीज़ों को नोट्स कर लो और उसे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा स्विच का देख लीजिए प्रोग्राम कैसे है। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h, उसको रट डालिए कि ये पहला ही लाइन प्रोग्राम का हैज़ इंक्लूड studio.h होगा। उसके बाद दूसरी लाइन में मेन फंक्शन इंट मेन, इंटीजर इसलिए रखते हैं क्योंकि लास्ट में हम रिटर्न करा रहे हैं 0। यह बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान रुकावट नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक नंबर टाइप का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने उसको 0 से इनिशियलाइज़ किया। फिर हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं जो यूज़र को दिखेगा और उसमें लिखा है इंटर नंबर, एक नंबर यूज़र इंटर करेगा। फिर स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हम उस यूज़र के द्वारा इंटर किए गए, कीबोर्ड के माध्यम से इंटर किए गए इनपुट को रीड करते हैं और फिर चेक करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपने वही नंबर डाल दिया और हमने केस बना दिए, यानी केस 10, केस 50, केस 100। यानी अगर केस 10 यानी printf नंबर इज़ इक्वल टू 10 देन ब्रेक, और printf नंबर इज़ इक्वल टू 50 ब्रेक। इसी प्रकार से हमने कई सारे केस बनाए। ये बिल्कुल इफ़ एल्स इफ़ वाला, नेस्टेड इफ एल्स वाला है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अब अगला है आपका लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही काम को बार बार करना, तब तक करना जब तक कि आपका कोई जो एम, उद्देश्य, सफलता या फिर कह लो जो काम का आपका टास्क था वो पूरा नहीं रहता। तो लूपिंग क्या है, प्रोग्राम में किसी विशेष शर्त के यानी कोई कंडीशन के जब तक वो कंडीशन पूरा ना हो जाए, ठीक है, और तो प्रोग्राम के किसी सेक्शन का बार बार एग्जीक्यूट होना लूपिंग कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं,
इंट्री कंट्रोल लूप और एग्ज़िट कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप मतलब जैसे ही प्रोग्राम में आप प्रवेश करेंगे तुरंत चेक होगा कंडीशन, उसके बाद बाकी कोड एग्जीक्यूट होंगे। एग्ज़िट कंट्रोल लूप में पहले प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। ठीक है, ये दोनों के आपके क्या हैं, एंट्री कंट्रोल लूप का फ्लो चार्ट है, ये आपका एग्ज़िट कंट्रोल लूप का फ्लो चार्ट है। यानी कि लूपिंग कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, लूप दो प्रकार के होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्ज़िट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, यदि कंडीशन ट्रू है तो जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, अन्यथा नहीं। लेकिन जो एग्ज़िट कंट्रोल लूप होते हैं उसमें पहले जो बॉडी ऑफ लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। एंट्री कंट्रोल लूप जैसे आपका वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, और आपका एग्ज़िट कंट्रोल लूप डू वाइल लूप हो गया, जिसमें एक बार आप टास्क परफॉर्म करिए उसके बाद आप चेक करिए। सी प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार के लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इनके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।